नमस्कार। आपके साइटोलॉजी वाले पेपर की जो पेपर थर्ड है उसकी फिफ्थ यूनिट का कुछ पोर्शन रह गया था जो स्टैटिस्टिक्स का है। तो उसको आज हम लेते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स सबसे पहले हम आते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स किसको कहते हैं हम कि विज्ञान की किसी शाखा से संबंधित तथ्यों को संख्या के रूप में संकलित करके प्रस्तुत करने को, उसका वैज्ञानिक विश्लेषण करने को और उससे तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकालने की क्रियाओं का जब विधिवत अध्ययन किया जाता है तो विज्ञान की उस शाखा को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। अब जीव विज्ञान में हम स्टैटिस्टिक्स को किस तरह से अप्लाई करते हैं या उसका किस तरह से उपयोग होता है जीव विज्ञान में, तो बायोलॉजी में हम किस तरह से उपयोग में लेंगे। तो सांख्यिकी की शाखा जिसके अंतर्गत जीवों से संबंधित विभिन्न अंकात्मक सूचनाओं से संख्यात्मक प्रविधियों का महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला जाता हो, उसको हम कहते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स। अब हम बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो हम इसको बायोस्टैटिस्टिक्स के रूप में पढ़ेंगे। अब इस बायोस्टैटिस्टिक्स में आपको सबसे पहले जो पढ़ना है वो है मीन, जिसको हम कहते हैं एवरेज। तो बायोस्टैटिस्टिकल एवरेज क्या होते हैं, तो जो स्टैटिस्टिकल डाटा हैं उनके लक्षणों को कम से कम अंकों में सारांश रूप में प्रकट करने के लिए स्टैटिस्टिक्स की सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको हम कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का हमको कंप्यूटेशन करना पड़ता है। तो प्रत्येक स्टैटिस्टिकल डाटा की सीरीज़ में एक ऐसा बिंदु होता है जिसके आसपास दूसरे जो डाटा हैं उनमें जितने स्टैटिस्टिकल मतलब जितने डाटा हैं उनको केंद्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और यह जो बिंदु है, जिस बिंदु के आसपास सारे डाटा केंद्रित हैं, उस वो लगभग मध्य में स्थित होता है और सभी महत्वपूर्ण लक्षण जो है उनका प्रतिनिधित्व करता है। तो संपूर्ण सम्मक श्रेणी की केंद्रीय प्रवृत्ति को हम संक्षिप्त रूप में कहें तो सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी या फिर उसको एवरेज कहते हैं। तो जैव सांख्यिकी में एवरेज या माध्य एक ऐसा सरल और संक्षिप्त अंक है जो सम्मक श्रेणी के प्रमुख लक्षणों को प्रकाश डालता है। यहाँ पर जो माध्यों का जो मूलभूत महत्व है बायोस्टैटिस्टिक्स में, तो विश्लेषण की अन्य विधियाँ जो माध्य पर आधारित है कि जीव सांख्यिकी, इसलिए इसको हम, क्योंकि ये एक एवरेज बताता है इसलिए हम इसको साइंस ऑफ एवरेज भी कहते हैं। अब इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ एवरेज। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जिसके कारण से इसकी उपयोगिता है, तो तुलना की विधि प्रदान करना कि माध्यों की सहायता से हम दो समूहों के लक्षणों की सरलता से एक ही दृष्टि में तुलना कर सकते हैं। संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करना, माध्यों के द्वारा जटिल और अव्यवस्थित डाटा का पूर्वानुमान किए जाने योग्य तथ्यों को एक सरल और स्पष्ट रूप से उसका संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत किया जा सकता है। समग्र का प्रतिनिधित्व करना कि माध्य पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है, इसकी सहायता से पूरे समग्र के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सकता है। बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कि जैव सांख्यिकी विश्लेषण की अनेक क्रियाएं माध्यों पर आधारित होती हैं और माध्य जो है सांख्यिकी विश्लेषण का एक आधार है। फिर टू गाइड इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, माध्यों से ऐसे मूल्य ज्ञात होते हैं जो भावी योजनाओं, क्रियाओं और नीतियों को निर्धारित करने में उचित मार्गदर्शन प्रस्तुत करते हैं। अब आइडियल एवरेज हम किसको कहते हैं, उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए एक आइडियल एवरेज में, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने चाहिए, तो सभी मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, किसी पूरे समूह के प्रमुख अभिलक्षणों का चित्र प्रस्तुत नहीं कर सकता है और क्लियरली रिजिडली डिफाइंड, तो
जो आदर्श माध्य है उस आदर्श माध्य स्पष्ट और सुनिश्चित होना चाहिए, अनुमान पर आधारित नहीं होना चाहिए। फिर इजी और इंटेलिजिबल, तो उत्तम माध्य में सरल और स्पष्ट गुण होने चाहिए, उससे उसकी प्रवृत्ति आसानी से समझी जा सकती है। इजी टू डिटरमाइन, जिसकी गणना आसानी से की जा सके। फिर प्रतिचयन के परिवर्तनों का न्यूनतम प्रभाव, लीस्ट इफेक्ट ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग, जो सैम्पलिंग में होने वाले परिवर्तन हैं। अब बायोलॉजी में जब हम कई सारी सैम्पलिंग्स करते हैं तो एक ही चीज़ की जब सैम्पलिंग कई सारी ली जाती है तो उनमें बीच में कुछ अंतर ज़रूर होता है। तो ये जो अंतर है सैम्पलिंग में होने वाले परिवर्तन से कम प्रभावित हो और एक ही समग्र में से निकाले गए भिन्न भिन्न प्रतिदर्शों के माध्यों में लगभग समानता होनी चाहिए। फिर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, कि एक आदर्श माध्य में कुछ ऐसी गणितीय विशेषताएं होनी चाहिए और उसका बीजीय विवेचन सरलता से किया जा सके। और उस माध्य का सर्वाधिक प्रयोग होता है जिसमें बीजगणितीय विवेचन का गुण पाया जाता है। एब्सोल्यूट नंबर, माध्य एब्सोल्यूट संख्या के रूप में ही व्यक्त किया जाना चाहिए, उसको प्रतिशत में या किसी अन्य रूप में व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन, माध्य का जो सब आंकड़ों का प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए जिसकी अधिकाधिक विशेषताएं उस एवरेज में पाई जा सके। इस प्रकार से ये जो माध्य है इसकी जो आइडियल एवरेज है उसमें ये इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। इसके बाद जो स्टैटिस्टिकल एवरेज है वो हमको 3 तरह से दिखाई दे सकते हैं, 3 तरह से मिलते हैं या 3 तरह से निकाले मतलब प्रकृति में हमको इस तरह के प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे पोजीशनल एवरेज जिसमें मोड और मीडियन आते हैं। मैथमेटिकल एवरेज, इसके अंदर अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और क्वाड्रिएट्रिक मीन। फिर बिजनेस एवरेज के अंदर मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज और कंपोजिट एवरेज। अब ये जो माध्य है एवरेज है इसको हम यदि स्थिति के संबंध में यदि अध्ययन करते हैं तो स्थिति के संबंध पोजीशनल एवरेज के आधार पर मोड और मीडियन, जिसको मोड को हम Z से प्रदर्शित करते हैं और इसका संकेत है ये, और मीडियन को हम M से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद जो गणितीय या मैथमेटिकल एवरेज है, मैथमेटिकल एवरेज में अर्थमेटिक मीन जिसको X बार से प्रदर्शित किया जाता है, जियोमेट्रिक मीन को GM से, कैपिटल GM से प्रदर्शित किया जाता है, हार्मोनिक मीन को HM से प्रदर्शित किया जाता है, क्वाड्रेटिक मीन को QM से प्रदर्शित किया जाता है। और व्यापारिक में बिजनेस एवरेज के अंदर मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज और कंपोजिट एवरेज, ये सारी माध्य जो है हमको इतने तरह से हम इनके प्रयोग में लाते हैं। इसके बाद आते हैं हम जो सबसे ज़्यादा चलन में है और बायोलॉजी में हम जो उपयोग में लेते हैं वो होता है अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन जो मैथमेटिकल एवरेज में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं औसत। किन्हीं आंकड़ों की श्रेणी का अर्थमेटिक मीन वह मूल्य होता है जो उस श्रेणी के सभी मूल्य के योग को उस श्रेणी के पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। जैसे मान लो कि 5 व्यक्ति हैं और उनका भार, 5 व्यक्तियों का भार अलग अलग दे रखा है। अब उसका एवरेज यदि ज्ञात करना है, 5 व्यक्ति का एवरेज वजन कितना है, तो हम क्या करते हैं, ये 5 व्यक्तियों के भार को प्लस कर लेते हैं और उसको कितने व्यक्ति 5, तो जो प्लस किया हुआ जो हमारा रिज़ल्ट है उसके अंदर हम 5 से उसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पे जो हमको संख्या ज्ञात होती है वो उसका एवरेज होता है या उसका मीन होता है। अब जो अर्थमेटिक मीन है इसकी ज्ञात करने की 2 मुख्य मेथड्स हैं, एक डायरेक्ट मेथड है और एक शॉर्टकट मेथड है।
जो डायरेक्ट मेथड है उसको हम किसी भी श्रेणी के अंदर सभी मूल्यों को जोड़ के उसके अंदर उनकी संख्या से भाग दे दिया जाता है और जो संख्या से भाग देके जो रिज़ल्ट आता है वो उसका एवरेज होता है। जैसे यदि किसी श्रेणी में x नंबर है, x1 x2 देन लास्ट xn, तो जितने नंबर हैं इन सबको प्लस करके और उसको उतने नंबर से n नंबर से डिवाइड कर दिया जाता है तो डायरेक्ट मेथड के द्वारा मीन निकल आता है। अब दूसरी जो मेथड है वो शॉर्टकट मेथड है। ये बहुत ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन ना हो इसलिए ये शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल में ली जाती है। इसके अंदर प्रत्येक मूल्य एक हम कल्पित माध्य को मतलब एक एज्यूम कर लेते हैं मीन को और उस एज्यूम मीन से प्रत्येक मूल्य का डेविएशन निकाल लेते हैं और फिर उन डेविएशन के योग को उनका योग करते हैं डेविएशन का और उन योग से संख्या से जोड़कर उससे जो अंक प्राप्त होता है उससे प्लस माइनस जो भी संख्याएं हमको प्राप्त होंगी वो उसके अनुसार हम कल्पित उसको जोड़ के और उसका समानांतर माध्य ज्ञात कर देते हैं। इस विधि से समांतर माध्य का जो महत्वपूर्ण गुण आधारित है कि जितनी भी श्रेणी के अंदर सभी मूल्यों का विचलन का योग जो है वो शून्य होता है और जो ये शॉर्टकट मेथड है इसके अंदर माध्य का निर्धारण तभी उचित होता है जब मूल्यों की संख्या अधिक हो और वो दशमलव में अधिकतर दशमलव में हो या आसपास भिन्न में ना हो तो और आपस में भिन्न ना हो। तो यदि इस तरह से है तो हम उसको शॉर्टकट मेथड के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अर्थमेटिक मीन को इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर हमारे पास 3 सीरीज़ होती है, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूअस सीरीज़। तो सबसे पहले हम आते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज़। तो इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती है, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज़ किसको कहते हैं हम। तो इंडिविजुअल सीरीज़ जो होती है उसके अंदर प्रत्येक पद का अलग अलग व्यक्तिगत माप होता है और उसको किसी वर्ग या समूह में नहीं रखा जाता है, अलग अलग लिखा जाता है। मतलब प्रत्येक पद जो है वो पूर्णतः स्वतंत्र होता है। दूसरी जो डिस्क्रीट सीरीज़ होती है तो डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होता है कि श्रेणी को ब्रोकन श्रेणी कहते हैं। इसको कैसे कहते हैं ब्रोकन श्रेणी, कि जो यथार्थ माप इसका प्रत्येक इकाई का यथार्थ माप किया जाता है और हर पद का अलग अलग महत्व होता है और भिन्न पदों के जो वेरिएबल्स हैं उनको मापा जा सकता है, घटते और बढ़ते चर वेरिएबल में उनको मापा जाता है। कंटिन्यूअस सीरीज़ के अंदर क्या होता है कि पदों का मान जो है वैल्यूज़ ऑफ आइटम जो है वो एक मान निश्चित ना होकर दो संख्याओं के मध्य या एक वर्गांतर होता है, मतलब दो वर्गों के बीच का अंतर होता है उनके अंदर और उनको इस तरह से वर्ग में हम डिवाइड कर लेते हैं। तो इस तरह से 3 सीरीज़ है हमारे पास। सबसे पहले हम आते हैं कि हम इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर व्यक्तिगत सीरीज़ जो है उसमें हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जितने भी हमारे पास व्यक्तिगत श्रेणी के जितने भी नंबर्स हैं या कह लो कि सांख्यिकी डाटा है, सम्मक है, उनका हम फॉर्मूला है उसका कि फॉर्मूला जो है वो x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश डैश मतलब xn अपॉन n, यानी कि समेशन x अपॉन n। इस फॉर्मूले के द्वारा हम डायरेक्ट मेथड से मीन निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला और यहाँ पर ये एक एग्जांपल दे रखा है कि डायरेक्ट मेथड से, जैसे कि एक दे रखा है हमको एग्जांपल कि बाजरे की 10 किस्में हैं और उनकी प्रत्येक उसकी लंबाई ये ABCDEFGH ऐसे करके दे रखी है और उनकी प्रत्येक की लंबाई दे रखी है कि प्रत्येक प्लांट की लंबाई 10 किस्में हैं और हर एक किस्म की लंबाई इतनी होती है, इतने सेंटीमीटर। तो हमने सारी किस्मों को इधर लिख कर उनकी लंबाई लिख दी, उनको प्लस कर लिया, ये हो गया समेशन x और नंबर ऑफ आइटम जितने हैं
उससे उनको हमने डिवाइड कर दिया। तो ये है 10, तो 10 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा अर्थमेटिक मीन निकल आता है। यहाँ पर हमको इतना लंबा प्लस करना होता है। इससे बचने के लिए हम शॉर्टकट मेथड को अपनाते हैं। शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं कि एक एज्यूम कर लेते हैं, मीन जो है उसको एज्यूम कर लेंगे कि अंदाज से, मतलब कि ये इतना मीन, इन संख्याओं का मीन इतना हो सकता है, जिसको हम कहते हैं ए, एज्यूम्ड मीन। अब एज्यूम्ड मीन के बाद, मीन को एज्यूम्ड करने के बाद हम उससे डेविएशन निकाल लेंगे। डेविएशन निकालने के बाद हम डेविएशन से उनके विचलन का योग करेंगे और पद की संख्या के द्वारा उससे डिवाइड कर देंगे। तो शॉर्टकट मेथड में हमको क्या क्या करना होता है कि ये फॉर्मूला है उसका, एक्स बार इज इक्वल टू ए मीन्स की एज्यूम्ड मीन, समेशन डी एक्स मतलब जो डेविएशन है इनटू एक्स, और जितना भी मतलब जो कल्पित माध्य से जो विचलन हुआ है उनका योग है, वो विचलनों का योग है, और पदों की संख्या, एन मीन्स पदों की संख्या। तो अब हम इसमें किस तरह से करेंगे कि जो एज्यूम्ड मीन है उस एज्यूम्ड मीन से जो सम्मक श्रेणी है वो उससे हम माइनस करके और जो डेविएशन है वो निकाल लेंगे। तो सम्मक श्रेणी में एक्स जो है हमारा, उससे हम डेविएशन निकाल लेंगे। तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए। तो यहाँ पर हम x माइनस ए निकाल लेंगे, यानी डी एक्स निकाल लिया। डी एक्स निकालने के बाद उनका समेशन किया जाएगा, यानी समेशन x माइनस ए। जो x माइनस ए हमने निकाला है उन सब का समेशन करना होगा हमको, और उसके बाद ये फॉर्मूले में रख कर और हम कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये जो सारा बाजरे के पौधे का जो हमको ये दे रखी है 10 किस्में, इन किस्मों को, ये सारी बाजरे के पौधे की 10 किस्में दे रखी है। हमने एज्यूम्ड मीन मान लिया है इनका 160, ए इज़ इक्वल टू 160। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, डी, पहले हमको डेविएशन निकालना है, तो डी एक्स निकालना है। डी एक्स निकालने के लिए हमको एक्स माइनस ए करना होगा। तो ये एक्स माइनस ए से हमने ये x ले लिया 165, ये सारी x की वैल्यू है ये। इसमें से हमने ये हमारा जो एज्यूम्ड मीन है 160, उनको प्रत्येक में से माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद ये जो वैल्यू आई हमारी प्लस माइनस में आ जाएगी। प्लस प्लस वाले सारों को प्लस करके यहाँ पर हम ये कैलकुलेट कर लेंगे और समेशन डी एक्स निकाल देंगे। समेशन डी एक्स हमारे पास आ गया। हमने ये इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को रख के 160 जो एज्यूम्ड मीन है प्लस जो हमारा समेशन डी एक्स आया, देन नंबर डिवाइडेड बाय नंबर, तो इसको डिवाइड किया। ये यहाँ से हमने जब इसको प्लस किया तो ये इतना 163, ये इसका ये रिज़ल्ट आ जाता है। तो इस तरह से हम शॉर्टकट मेथड में कि हमको बहुत ज़्यादा प्लस माइनस नहीं करना पड़ा। तो इस तरह से हम ये यहाँ पर ये कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि इंडिविजुअल आंकड़े हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज़ है तब। अब इंडिविजुअल सीरीज़ नहीं है और इंडिविजुअल के अलावा से यदि हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज़ है या फिर कंटिन्यूस सीरीज़ है, तो हमारी कैलकुलेशन मेथड तो दोनों ही रहती हैं, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड। इन दोनों मेथड से ही हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा सीरीज़ आने से थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आता है। तो डायरेक्ट करने, जब इंडिविजुअल सीरीज़ है तो हमारे पास ये फार्मूला है समेशन एक्स अपॉन एन। लेकिन यदि हमने शॉर्टकट मेथड से किया है तो ए प्लस समेशन एक्स अपॉन एन, समेशन डी एक्स अपॉन एन हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। धन्यवाद।